औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं और शुमारियात में हम आज सेकंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं और सेकंड ईयर की क्लास में हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने की और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमारा अभी रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं ज़िंदगी और मौत की दुआ से। अपने रब से ज़िंदगी कैसी मांगनी चाहिए, वो किस तरह मांगनी चाहिए, कुछ इन अल्फाज में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन आमीन। इसी के साथ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका ए पार्ट। सबसे पहले सवाल में उसने जो बात कही वो कही अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। एक साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिकॉर्डेड डेथ है वो हमने उसमें से हमने 100 का सैंपल लिया। तो सैंपल हमने 100, सैंपल हमने कितने का ले लिया 100 का। तो जो सैंपल है इट इज़ डिनोटेड बाय n, स्मॉल n। शॉर्ट वो जो सैंपल है उसने दिखाया एन एवरेज जो है वो 70, जो लाइफ स्पैन की एवरेज है वो 71.8 है। तो इसकी एवरेज 71.8, ये जो सैंपल ड्रॉ किया उससे एवरेज मिली तो उसे x बार कहेंगे और अगर यही पॉपुलेशन के बारे में होता तो एवरेज म्यू कहलाता है। आगे कहता है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8.9 ईयर। क्योंकि सैंपल का है तो उसे हम स्मॉल s ही कहेंगे और कैपिटल S सैंपल S कहलाता है। इसके बाद कहते हैं Does this seem to indicate that the average lifespan today is greater than 70? क्या आज इस डेटा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 70 है पूरी लाइफ? तो ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन म्यू और 70 और यहाँ पे म्यू और 70। ग्रेटर देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन इसके साथ नहीं है, लिहाजा वो H1 में आएगा। H1 में और H0 में हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं यूज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 0.05, 0.05 ले लिया। ये सारा काम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और अगर ये हमें किसी तरह सही सिलेक्शन हो जाए, गलती कहाँ होगी 70 और ये 71.8, क्योंकि एवरेज ये भी है एवरेज ये भी है। तो यहाँ पे हम 70 की जगह पे हो सकता है 71.8 लिख दें। ये पॉपुलेशन के बारे में होती है और ये S 8.9 क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चे इसे सिग्मा लिख देंगे जबकि वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे, तो मेरे बच्चों को सारा क्वेश्चन आगे क्लियर हो जाएगा। म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 70, म्यू इज़ ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन के होने की वजह से वन टेल टेस्ट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, z इज़ इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर S ओवर n अंडर रूट। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे z इज़ इक्वल टू x बार हमारे पास 71.8 आ गया माइनस 70 और डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय क्या है हमारे पास, डिवाइडिंग बाय s 8.9 डिवाइडिंग बाय 100 स्क्वायर रूट। अब जब आप इसे क्या करते हैं, कैलकुलेटर से माइनस करके डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है जी 2.02। आपके पास क्या आंसर आया, 2.02। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट। 2.02 जब आ जाए तो अब आपने मालूम करना है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास है वन टेल। वन टेल में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। z इज ग्रेटर देन z 1 माइनस अल्फा। जब ग्रेटर देन हो तो 1 माइनस अल्फा, जब लेस देन हो तो अल्फा। यहाँ पे z इज ग्रेटर देन z, यहाँ 1 माइनस 0.05, z इज ग्रेटर देन z 0.95, z इज ग्रेटर देन। टेबल पेज नंबर 295, टेबल नंबर 10, उसमें 0.95 को देखते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6449। 1.6449 को आपने डायग्राम में ड्रॉ करना है, और डायग्राम आपके पास क्या बनेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनेगी, और वन टेल होगी या टू टेल, क्योंकि यहाँ पे वन टेल है, वन टेल ही ग्रेटर देन है, तो पॉजिटिव साइड पे आपने टेल ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव साइड की टेल आपके पास आ गई, यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू जिससे हमें ये मालूम होगा कि इससे आगे वाली वैल्यूज़ रिजेक्टेड है और इससे पीछे वाली वैल्यूज़ एक्सेप्टेड है। वो 1.6449 आ गई। दरमियान में ज़ीरो होता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.02। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z 2.02 कहाँ लाइज कर रही है, इससे आगे लाइज कर रही है, तो रिजेक्टेड रीजन में। सो वी रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं वो बताता हूँ। इट इज़ क्लेम्ड दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन ऑन एवरेज नो मोर देन 12,000 माइल्स पर ईयर। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल है उसकी एवरेज जो है वो है नो मोर देन। जल्दी में बच्चे पढ़ते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मोर देन नज़र आता है। यहाँ पे क्या नज़र आएगा, बच्चों को मोर देन, और बहुत से बच्चे ये जो लफ्ज़ नो का है कि नो मोर देन, ये भूल जाएंगे। हमारे पास एवरेज है जी 12,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यू इज़ 12,000, यहाँ पे भी लिख देते हैं 12,000। नो मोर देन, इसका क्या मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं, बस नो मोर देन। 12,000 से मोर देन यानी इससे ज़्यादा नहीं है, तो नो मोर देन में इक्वल टू की बात नहीं आती, लिहाजा उसमें सिर्फ बात आती है ग्रेटर देन, नो मोर देन। जब हम बात करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं, इतना और इससे कम, वो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू की वजह से ये है जी नो मोर देन। नो मोर देन 12,000, इसका क्या मतलब है कि 12,000 से ज़्यादा कोई वैल्यू ना हो, 12,000 हो और उससे कम, मतलब लेस देन और इक्वल टू 12,000, इट्स मीन नो मोर देन। तो जब इक्वलिटी का साइन आएगा तो इक्वलिटी के साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस में, यानी कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस H0 है उसमें इक्वलिटी का साइन आता है। तो लेस देन इक्वल टू नो मोर देन वो हम H0 में लिख देंगे। कभी क्वेश्चन में वो H0 की स्टेटमेंट दे देता है, कभी H1 की, तो दोनों में पता कैसे चलेगा कि ये H0 की है या H1 की। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ये पता करना है, हमने ये देखना है कि उसमें इक्वलिटी का साइन है या नहीं है।
अगर इक्वलिटी का साइन है तो वो H नॉट यानी नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे, और अगर इक्वलिटी का साइन ना हो, सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो, या तीसरी कंडीशन है नॉट इक्वल टू हो, तो ये तीनों कंडीशंस H1 में आती हैं। जब हमारे पास ये दोनों बातें मालूम हो गई तो टू टेस्ट दिस क्लेम, इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सैंपल ड्रॉ किया और सैंपल हमारे पास कितने का 100 ऑनर्स का ही है। जब हमारे पास 100 ऑनर्स का सैंपल आ गया तो अब हम क्या करते हैं कि उसका सैंपल मीन मालूम करते हैं, वो है 12,500। हमारे पास सैंपल है जी 100 का, 12,500 इसका सैंपल का मीन शोड हुआ और स्टैंडर्ड डेविएशन 2400, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2400 आ गई। यूज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्योंकि गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्डाइज्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि 0.05, जब कोई गिवन ना हो तो 0.05 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस में म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 12,000, म्यू इज़ ग्रेटर देन 12,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे वन टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था लेकिन स्टैंडर्डाइज जो है वो 0.05 लिख लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, सिग्मा अननोन है, इसलिए हम एस का भी फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 12,500 माइनस 12,000 डिवाइडिंग बाय, हम क्या लिखेंगे एस, एस हमारे पास है 2400 ओवर हम लिख देते हैं जी अंडर रूट ऑफ 100। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.083। हम यहाँ लिखते हैं 2.083। वन टेल टेस्ट है, ग्रेटर देन है, 0.05 है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ 0.05, 0.95 और वैल्यू सेम रहेगी लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब जब वैल्यू 1.6445 आ गई तो उसको हम अपने डायग्राम में ड्रॉ करेंगे 1.6449 और आपकी वैल्यू 2.083 है। 2.0 यहाँ पे हम लिख देते हैं 83। 2.083 लाइज कहाँ पे कर रही है, वो रिजेक्टेड रीजन में राई कर रही है या एक्सेप्टेड रीजन में, अब तो बच्चों को पता चल चुका होगा। 2.083 वो हमारे पास 1.6 से आगे चली गई। 1.6 से आगे जब चली जाएगी शेडेड एरिया में तो वो रिजेक्टेड रीजन है, तो लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम देखते हैं जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करवाऊंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्योंकि उसमें हमारे पास ये 6 स्टेप्स नहीं हैं, हमारे पास ये 6 स्टेप नहीं है, तो हम इसको तो साइड पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट यहाँ पे करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था, और मैंने आपसे वादा किया था कि आप कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपको ये सवाल करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट जो पेज नंबर 131 पर है, इसमें लिखा हुआ है इन अ सिरप फिलिंग फैक्ट्री। एक सिरप फिलिंग फैक्ट्री है, द मीन वेट पर बॉटल इज़ क्लेम टू बी म्यू इज़ इक्वल टू 16। जो डेटा गिवन है उसमें हमें उसने कहा कि म्यू क्या है, म्यू 16 है, पॉपुलेशन मीन वहाँ पे 16 है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 बॉटल्स,
लिहाजा हमने क्या किया, 100 बॉटल्स का सैंपल लिया और चेक करते हैं कि क्या इसका मीन 16 है या नहीं है। इस चीज़ को देखते हैं इस टेकन। आगे कहता है टू टेस्ट स्टैटिस्टिक, टू टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज़ करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस टेकन हमने 100 बॉटल्स का सैंपल ले लिया एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड, तो यूज्ड इज x बार। हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज़ करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला कौन सा लिख सकते हैं ये सोचना है हमने। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए पहली बात तो ये है कि n की वैल्यू 100 है, तो जब n की वैल्यू 100 है तो z टेस्ट लगेगा और z टेस्ट में x बार माइनस म्यू तो रहेगा। सिग्मा की जगह पे या s लिख लेंगे या फिर सिग्मा लिख लेंगे, या सिग्मा लिखेंगे या s लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक बात करेंगे। अब आगे देखते हैं x बार, यानी x बार की कीमत नहीं दी उसने, x बार की वैल्यू नहीं गिवन, बस x बार लिख दिया कि इसको यूज़ करें। द मीन वेट और x बार जो है वो क्या है, द मीन वेट ऑफ द सैंपल। हमें पता है भाई x बार जो है सैंपल का मीन वेट होता है। आगे कहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और वो है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इसी के साथ कहता है फाइंड, मालूम करें क्रिटिकल वैल्यूज़ फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट क्रिटिकल वैल्यूज़, जब उसने वैल्यूज़ लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ 2 होंगी, 2 टेल टेस्ट हो गया, ये भी पता चल गया। और फार्मूलेट द डिसीजन रूल, अज्यूम द वेट द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 2.56। लो जी, साथ ही उसने सिग्मा स्केयर दे दिया। ये हमारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई कि हमने यहाँ सिग्मा लगाना है या एस लगाना है। 2.56 उसने सिग्मा स्केयर दे दिया। अब इसका जब आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास स्केयर रूट लेने पर आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। 2.56 का स्केयर रूट इट्स 16 या 1.6, सिग्मा इज इक्वल टू 1.6। ये सारी बातें हमारे पास गिवन है। इसमें हमने टेस्ट नहीं करना बल्कि x बार की वैल्यू मालूम करनी है। और x बार की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे जनाब क्रिटिकल वैल्यूज़ की बेस पे। क्रिटिकल वैल्यूज़ की बेस पे मालूम करने के लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू सबसे पहले मालूम करना है। क्रिटिकल वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 टेल है या 2 टेल है। और वो बात हमें मालूम होगी जब हमारे पास हाइपोथेसिस में H0 मालूम हो। H0 में क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि म्यू इज़ इक्वल टू 16, तो H1 में क्या होगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 16। जब H1 में नॉट इक्वल टू 16 हो गया तो वो 2 टेल टेस्ट बन गया। और वैसे भी क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं लिखा हुआ। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे, Z इज़ लेस देन Z, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा Z इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा जनाब Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। Z का फार्मूला जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे Z के फार्मूले में लिख दिया जाएगा x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। और यहाँ पे भी Z की जगह पे लिख दिया जाएगा x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। बाकी हम क्या लिखेंगे वो मेरे बच्चों को मालूम है, Z 0.05 ओवर 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन Z 1 माइनस 0.05 ओवर 2। अब हमारे पास x बार की वैल्यू गिवन नहीं है,
लिहाजा हम क्या करेंगे, x बार की तो वैल्यू गिवन नहीं है, x बार हम वैसे ही लिख लेते हैं माइनस म्यू हमारे पास है 16 और डिवाइडिंग बाय यहाँ पे हमारे पास है 1.6 ओवर n कितना है 100, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 100 अंडर रूट। बिल्कुल इसी तरह x बार माइनस 16 ओवर 1.6 ओवर 100 अंडर रूट, ये तो वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे z और 0.025 और यहाँ ग्रेटर देन z, यहाँ पे 0.975। अब x बार में से हम 16 तो माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, अंडर रूट 100 ले लेते हैं। x बार माइनस 16 ओवर 1.6 डिवाइडिंग बाई 10 लेस देन, ये वैल्यू टेबल से देखते हैं माइनस 1.96 आ जाएगी। जब ये वैल्यू आप टेबल से देखेंगे, टेबल नंबर 10 है और टेबल नंबर 10 में पेज नंबर 295 पर जब z की वैल्यू देखेंगे 0.02 को 5 में तो 1.96 आ जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करते हैं, x बार माइनस 16 ओवर 1.6 ओवर 10 इट्स ग्रेटर देन, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 975 को देखेंगे 0.975 तो 1.96 आ गई। अब इसको डिवाइड करते हैं, x बार माइनस 16 ओवर 0.16 लेस देन माइनस 1.96, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। x बार माइनस 16 ओवर 0.16 ग्रेटर देन 1.96। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बार माइनस 16 लेस देन माइनस 1.96 इंटू 0.16 और इसी तरह यहाँ पे x बार माइनस 16 इट्स ग्रेटर देन 1.96 इंटू 0.16। सबसे पहले नंबर पे आपके पास क्या चीज़ गिवन थी, आपके पास थी 256, 2.56 उसका स्क्वायर रूट लिया तो 1.6 आ गया। इसको आपने डिवाइड करना था 10 यानी 100 अंडर रूट पे, तो वो आपके पास 0.16 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.96 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.3136। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बार लेस देन, ये 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 16 माइनस 0.3136 और यहाँ पे x बार इज़ ग्रेटर देन 16 और 16 में ये वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 0.3136 आ गया। अब जैसे कि एक तरफ आपने माइनस करना है और एक तरफ आपने प्लस करना है, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.68, तो x बार इज़ लेस देन 15.68 एंड, और दूसरी तरफ जब आप प्लस करते हैं तो x बार इज़ ग्रेटर देन 16.3, आप इसे 13 लिख सकते हैं या 3.32 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज जो क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 5। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर हमारे पास x की वैल्यू इससे लेस हो जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर इससे ग्रेटर हो जाएगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजेक्टेड वैल्यूज़ x बार की मालूम करनी थी, जहाँ पर हमारे पास जो है वो रिजेक्टेड वैल्यूज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो मैंने आपसे वादा किया था 7 के बी पार्ट के बाद करवाऊंगा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक n इज़ ग्रेटर देन 30 था और सिग्मा इज़ नॉन था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें सिग्मा अननोन बट n इज़ ग्रेटर देन 30। जब n ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा नॉन हो तो हम z टेस्ट लगाते हैं। अब हम बात करते हैं
अपने क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम क्या करने वाले हैं और कैसे सॉल्व होगा उनको देखते हैं जनाब। अगर हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 30 हो, n ग्रेटर देन 30, और सिग्मा देखेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज नॉन, और दूसरी कंडीशन होगी सिग्मा इज अननोन। ये 4 केस होते हैं जी। n इज लेस देन इक्वल टू 30। अगर तो n की वैल्यू 30 से ग्रेटर देन है तो फिर हम लगाएंगे z टेस्ट। फिर हम कौन सा टेस्ट लगेगा? z टेस्ट। सिग्मा नॉन हो तब भी और सिग्मा अननोन हो तब भी z टेस्ट लगेगा। अब जब सिग्मा नॉन है तो फिर यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे? वेरी गुड, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। और सिग्मा अननोन है तो फार्मूला क्या होगा? x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n अंडर रूट। हमने ये फार्मूला भी यूज़ किया और ये फार्मूला भी यूज़ किया पहले 7 सवालों में। सबसे पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि n जो है सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 हो, फिर सिग्मा नॉन हो तो सिग्मा ओवर n अंडर रूट, सिग्मा अननोन है तो सिग्मा की जगह पे हम कैपिटल S लिख देंगे। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर सिग्मा नॉन हो, n लेस देन 30 हो या n ग्रेटर देन 30 हो या n इक्वल टू 30 हो, तीनों कंडीशन में z टेस्ट लगता है। और सिर्फ ये एक वाहिद कंडीशन है जिसमें t टेस्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे हम आपके ख्याल से? क्योंकि x बार माइनस म्यू तो चेंज नहीं होता, सिग्मा यहाँ नॉन है तो सिग्मा ओवर n अंडर रूट, वही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। अब t टेस्ट में हमने फार्मूला लगाना है x बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। यहाँ पे जो फ़र्क होता है इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, इसमें n ग्रेटर देन 30 हो तो s मालूम करने का क्या फार्मूला है? s। अगर s मालूम करना है तो उसके लिए आपको मालूम करने के लिए समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n अंडर रूट, और फिर इसी तरीके से समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और फिर एक और फार्मूला 1 ओवर n, इसी से n कॉमन ले लिया गया है, समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर ओवर n और ब्रैकेट और ये स्क्वायर रूट। जबकि आपके पास स्मॉल s हो जैसे कि ये t, तो स्मॉल s के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा? ये होगा जनाब समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट, या फिर स्मॉल s मालूम करेंगे 1 ओवर n माइनस 1, इस फार्मूले से रिलेटेड है। 1 ओवर n माइनस 1 यहाँ लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन x का होल स्क्वायर ओवर n ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर रूट। स्मॉल s में ये फार्मूला, t के लिए और कैपिटल S z के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये स्मॉल s और कैपिटल S हमने चैप्टर नंबर 12 और 12.1 और इसी के साथ क्वेश्चन 11 चैप्टर में भी हमने ये स्मॉल s और ये बाइस्ड और अनबाइस्ड वाला हमने ये पोर्शन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। और आज जो हमने ये डिसीजन रूल दोबारा रिपीट किया है, इसमें हमने टी टेस्ट वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे और इस दुनिया से जाते हुए आखिरी लम्हे ए हमारे रब हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।